हिमालय स्नैक्स आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया जो इस वक्त अपने सामने रखे रेड गाउन को देख रही थी और फिर वो एक बार रेयांश को देखती है जो उसके ठीक सामने ट्रे रख करके रूम के बाहर चले गए थे। वो ये ऑर्डर भी दिया था कि वो 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाए। जिया का खुरापाती दिमाग दोबारा से एक्टिवेट होता है और वो उस रेड गाउन को अपने हाथ में लेती है और अपने आप को शीशे में देखते हुए कहती है, ये शख्स ऐसे कपड़े पहनाकर मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं, बता भी नहीं रहे। और इनकी तो मुझसे कोई ख़ास दुश्मनी लगती है, इनके साथ जाऊँगी तो कहीं फंस ना जाऊँ। और फिर वो ट्रे का नाश्ता देखती है। उसे वाकई में ही काफ़ी भूख लगी थी और उसके शरीर को भी अब काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद तैयार हो जाती है। अभी वो तैयार होकर के कुछ सोचते हुए नीचे की तरफ आती, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले वो खुद से कहती है, अगर ये कहीं मुझे बेचने ले जा रहे होंगे तो यहाँ पर तो ये सब बहुत होता है, लड़कियों के साथ कुछ भी हो सकता है, मैं अकेली हूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकती। और वो जल्दी से रूम के अंदर आती है और अपने लिए कोई हथियार ढूंढने लगती है। जिया को लगता है कि अगर ये इंसान इतना बड़ा गुंडा है तो उसके रूम में कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर होगी जो जिया की मदद कर सके। सबसे पहले वो रेयांश के वार्डरोब को तहस नहस कर देती है। एक एक वार्डरोब का ड्रॉर खोलते हुए वो ढूंढने लगती है कि उसे कुछ तो मिल जाए। वार्डरोब को पूरी तरह से खोलने के बावजूद भी जिया को कुछ नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो निराश हो जाती है। लेकिन जिया इतना जल्दी हार नहीं मान सकती थी। वो पूरे रूम के एक एक ड्रॉर को काफ़ी अच्छे से तलाश कर रही थी, जैसे वो कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही हो। अभी उसकी हिम्मत टूटने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसके हाथ में कुछ ऐसा लगता है जो उसके चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल दे जाता है। जिया के हाथ में एक बंदूक लगी थी। अगर गन किसी आम लड़की के हाथ में पहुंचता तो वो लड़की वाकई में ही डर जाती, मगर जिया का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल अलग था। वो गन को अपने हाथ से धीरे धीरे टच करते हुए कहती है, अच्छा हुआ चाचू ने मुझे गन चलाना सिखा दिया। अब देखती हूँ अगर मेरे साथ कुछ भी, लेकिन उनके पास तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, अगर उनके सामने गई तो बच नहीं पाऊंगी। और फिर वो रूम के कमरे को चारों तरफ से देखने लगती है। उसे एक विंडो दिखाई देता है। जिया जो तुरंत ही उस विंडो के पास जाती है और नीचे की तरफ झांकने लगती है। नीचे बड़ा सा स्विमिंग पूल था। उसी रूम के अंदर एक सीक्रेट रूम था जिसका दरवाज़ा बिल्कुल वॉल से मैच कर रहा था। विंडो से झांकने पर उसे अपने राइट साइड में बालकनी नज़र आती है, जो कि इस रूम से तो बिल्कुल भी नहीं खुलती थी, जिस वजह से जिया अपने ठीक राइट साइड में वॉल को अच्छे से देखने लगती है। कि तभी बाहर से एक मेड जो अंदर आते हुए पूछती हैं, मैम आप रेडी हो गई? जैसे ही जिया की आवाज़ सुनती है वो तुरंत ही गन को अपने पीछे छुपा करके दूसरी तरफ टर्न होते हुए कहती है, हाँ नहीं, थोड़ा देर रुकिए, मैं बस आती हूँ। उस स्टाफ ने अपने सिर को नीचे झुकाया हुआ था, जिसकी वजह से वो जिया के हाथों में कुछ भी नहीं देख पाती और बस अपने सिर को एक बार नीचे झुकाती हैं, फिर कहती हैं, सर आपका वेट कर रहे हैं। और ये बोलकर वो बाहर निकल जाती हैं। जिया जो अपनी थूक गटकती है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, बाल बाल बचे, जल्दी ढूंढ जिया, कुछ तो मिल जाए यहाँ पर, ज़रूर यहाँ से कोई दरवाज़ा होगा। वो भी अपने हाथ को वॉल पर पीटते पीटते आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक जगह पर वो जैसे अपने हाथ को पीटती है उसे कुछ आवाज़ समझ में आती है जो दीवार के आवाज़ से काफ़ी अलग थी। ऐसा लग रहा था उस जगह के अंदर कोई और जगह बनी हुई है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी रेयांश के फार्म हाउस पर रेयांश और कुणाल के अलावा कोई नहीं रहता था और रेयांश के रूम में भी अंदर आने के लिए कुणाल को परमिशन मांगनी पड़ती थी और इसी वजह से उस सीक्रेट रूम को लॉक नहीं रखा गया था। 5-6 कदम पीछे होती है और भागते हुए उसी जगह पर आकर के लड़ जाती है। उसके हाथ में उससे चोट तो लग गई थी, मगर वो दरवाज़ा हल्का सा खुल गया था। जी और ज़्यादा हिम्मत करती है और उसको पीछे की तरफ धक्का देने लगती है तो वो दरवाज़ा पूरी तरह खुलता है और जिया को दिखाई देता है अंदर एक अलग ही दुनिया है। वहाँ पर इतने सारे अलग अलग प्रकार के वेपन्स रखे हुए थे कि जिया का दिल तो एकदम से घबरा जाता है। पूरा रूम अंधेरे से घिरा हुआ था। हल्की हल्की सिर्फ रेड लाइट सी वहाँ पर जल रही थी। जिया जो उस रूम के कर्टन्स को अच्छे से हटाती है और वो देखती है कि बालकनी का रास्ता वहीं से है। जैसे तैसे करके वो उस दरवाजे को खोलती है और अपनी बंदूक हाथ में लिए हुए वो नीचे की तरफ झांकने लगती है। नीचे की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, मगर बालकनी के पास एक पेड़ भी था। जिया कूदने फांदने में काफ़ी माहिर हुआ करती थी और वो हमेशा अपने स्कूल के स्पोर्ट्स में आगे रहती थी।
जिया जो अंदर से एक कपड़ा ढूंढ कर लाती है और उसे अपनी कमर पर बांध लेती है और उस बंदूक को भी अपने कमर पर लगाते हुए उसी पेड़ के सहारे नीचे जाने लगती है। गाउन पहने होने की वजह से कई जगह पर बार बार उसका गाउन फंस भी जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके थोड़ी देर में जिया अब नीचे ग्राउंड पर पहुंच चुकी थी। और बस अब क्या था, जिया जान लगा करके आगे की तरफ भागती है और तुरंत ही गेट के पास आ जाती है। गेट पर 2 बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे जो काफ़ी हट्टे कट्टे थे, लेकिन जिया तुरंत ही अपने बंदूक को निकालती है और उन दोनों को दिखाते हुए कहती है, आई शूट यू, हट जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते से हट जाओ। अभी वो बॉडीगार्ड अपने गन को उसके ऊपर तानते ही, लेकिन उससे पहले मेंशन के अंदर से उन्हें कुछ इशारा मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने सिर को झुकाते हैं और जिया को रास्ता देते हैं। जिया को लगा था कि उसके बंदूक का खौफ अब धीरे धीरे सब में फैल ही जाएगा और वो अब किसी को भी कंट्रोल कर सकती है अपने गन की बदौलत। जिया तो वैसे भी दौड़ने भागने में काफ़ी माहिर थी और बस वो अपने गाउन को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाती है और दौड़ जाती है। उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या होने वाली है, लेकिन रेयांश अग्निहोत्री की बातें, उनकी हरकतों से जिया को वाकई में ही काफ़ी डर लग रहा था। उसे अगर पूरे मुंबई में कोई सेफ जोन नज़र आया था तो वो या तो कुणाल या फिर अक्षत था। वैसे तो जिया यहाँ पर पूरी प्लानिंग से आई थी, लेकिन जिस जगह पर उसे अपने स्टेशन पर उतरना था वो वहाँ नहीं उतरी थी, क्योंकि गाड़ी में पहले से ही कुछ गुंडे जो कि अकेले जिया को देख करके उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से मजबूरन उसे अपनी डेस्टिनेशन से पहले ही उतरना पड़ा था। और ऊपर से उसका वो एक्सीडेंट, जिसकी वजह से उसके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उससे गायब हो गए थे। लगभग 2.5 साल पहले जिया को उसके स्कूलिंग टाइम पर एक लड़की मिली थी जो मुंबई की थी। वो दोनों ऑनलाइन क्लास किया करते थे और धीरे धीरे उन लोगों की क्लोजनेस बढ़ जाती है, लेकिन जिया की फैमिली को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। जिया ने उस लड़की के बारे में किसी को नहीं बताया था और वो मुंबई में उसी घर में स्टे लेने वाली थी जब तक उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिल जाता। जिया के पास उस लड़की के घर का एड्रेस भी था, लेकिन वो भी लिखा हुआ था और साथ ही उसका नंबर भी नोटेड था। उसने नया फ़ोन लिया था, जिसकी वजह से उसमें किसी का भी नंबर सेव्ड नहीं था। अब धीरे धीरे करके जिया के कदम की रफ्तार कम होने लगती है और वो एक पेड़ की छांव के नीचे आकर के ठहर जाती है। वो एक गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, मेरा तो फ़ोन भी मेरे हाथ में नहीं है, मैं किसी को अपनी हालत भी नहीं बता सकती। प्रीति का भी नंबर, वो भी मेरे बैग में ही होगा। कहाँ जाऊँ मैं। कि तभी जिया को एक गाड़ी आती हुई नजर आती है और उसका दिमाग उसे तुरंत ही एक आइडिया देता है। जिया अपनी जगह से खड़ी होती है और उस गाड़ी को रोकने के लिए उस गाड़ी के ठीक सामने आ जाती है। गाड़ी जो काफ़ी तेज़ से रुकी थी। जिया जो ड्राइविंग सीट के विंडो पर आकर के दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। उस गाड़ी का ग्लास काफ़ी महंगा नज़र आ रहा था और वो सेमी ट्रांसपेरेंट था। बाहर से वो पूरी तरह से ब्लैक था, लेकिन अंदर से सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। जो भी अंदर बैठा था उसने अपने विंडो को तो नहीं खोला था, लेकिन दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल देता है। जिया जो अपनी बंदूक को अपने हाथ में लेती है और फिर धीरे से दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, मुझे ब्लैक हॉर्स रेस्टोरेंट जाना है, आप प्लीज़ मुझे छोड़ देंगे। वो आदमी बस धीरे से कहता है जिया जो तुरंत ही गाड़ी में आकर के बैठती है, लेकिन उस आदमी का चेहरा नहीं देखती। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और इस वक्त तो जिया को थोड़ा डर भी कम लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया अब उसके इशारों पर नाचने वाली है, क्योंकि बंदूक जो उसके हाथ में है। गाड़ी में बैठते ही जिया जो पीछे की तरफ हल्का सा लीन होती है और अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को संभालने लगती है, जो दौड़ने की वजह से काफ़ी रफ्तार पकड़ ली थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स जो एक बार जिया की तरफ अपने चेहरे को घुमाता है और फिर बगल में रखे पानी की बोतल को उसके सामने देते हुए कहता है, पानी पी लो। जिया का गला वैसे भी काफ़ी हद तक सूख चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें खोलती है और बिना उस आदमी की आवाज़ पर ध्यान दिए हुए उसके हाथ से बोतल लेकर के अपने होठों से लगा लेती है। अभी वो पानी के कुछ घूंट को भी पी ही थी कि तभी अचानक से उसके दिमाग में उस आदमी की आवाज़ क्लिक करती है और वो झटके से पानी को अपने मुँह से हटाते हुए, पानी की बोतल को अपने होठों से हटाते हुए थोड़ा खांसते हुए पूछती है, कौन हो तुम? जिया का ये सवाल उस आदमी के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान ला देता है। जिया जो तुरंत ही उस बॉटल को डैशबोर्ड पर रखती है और अपने हाथ में बंदूक पकड़ते हुए उस आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, अपनी शक्ल दिखाओ, कौन हो तुम? मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, मैं शूट कर दूंगी।
जिया की कोई भी बात से ना तो उसे कोई फ़र्क पड़ रहा था और ना ही उसका कोई जवाब देना ज़रूरी समझ रहा था। जिया फिर से अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट करके उसके चेहरे को देखने की कोशिश करती है। उस शख्स ने इस वक्त हुडी पहन रखा था, जिसके कैप से उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। जिया जो अपनी सांसों को संभालते हुए थोड़ा घबराते हुए कहती है, देखो मैंने कहा ना, मुझे ब्लैक हॉर्स रेस्टोरेंट प्लीज़ छोड़ दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और मुझसे क्या चाहिए? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने के रास्ते पर पड़ती है, वो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि ये गाड़ी फिर से उसी जगह पर आकर के खड़ी हो चुकी थी जहाँ से वो इतने मेहनत से भागी थी। जिया एकदम से रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे यहाँ नहीं आना, यहाँ बहुत खतरा है। देखो तुम जो भी हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो शख्स जो अपने कैप को काफ़ी स्टाइल से पीछे की तरफ करता है और अपने बाल को सेट करते हुए जिया की तरफ देखते हुए एक स्माइल पास करता है और कहता है, वेलकम होम अगेन। जिया जैसे ही अपने सामने बैठे शख्स को देखती है, वो एकदम से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, हाँ आप? वो आदमी जो कहता है, तुमने और किसे एक्सपेक्ट किया था? जिया जो कहती है, मैं गाड़ी से नहीं उतरने वाली, मुझे फोर्स नहीं कर सकते आप। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रेयांश अग्निहोत्री ही थे और वो जिया की बात सुनते हुए अपनी एक भौवें चढ़ाते हुए कहते हैं, दैट्स ग्रेट, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम इस गाड़ी से उतरो, पड़ी रहो उसी के अंदर। और ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और गाड़ी के दरवाजे को लॉक कर देते हैं। जिया जो बार बार दरवाज़ा अंदर से पीटने की कोशिश कर रही थी, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। जिया एकदम से अपनी जगह पर फंस चुकी थी और वो अपने सर पर मारते हुए कहती हैं, अरे यार, मुझे देख कर तो बैठना चाहिए था, लेकिन फ़ायदा भी क्या था? अगर नहीं बैठती तो क्या ये इंसान मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर लेता? कान्हा जी, बार बार मुझे क्यों फंसा दे रहे हो? जब भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊँ, कोई नई प्रॉब्लम मेरे सामने आकर खड़ी हो जा रही है। अभी जिया ये सब सोच ही रही थी कि थोड़ी देर में रेयांश फिर से गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। जिया जो अपनी गन को उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, मुझे रेस्टोरेंट छोड़िए, मैंने कहा ना। रेयांश उसकी बात पर बिना ध्यान दिए गाड़ी को स्टार्ट करके अपने फार्म हाउस से बाहर निकल जाते हैं। जिया को अब समझ में आ चुका था कि इंसान उससे तो डरेगा नहीं, जिसकी वजह से वो ट्रिगर पर अपनी उंगली रखती है और फिर रेयांश के सर पर उस गन को टच कराते हुए कहती है, आपको दिख रहा है मेरे पास गन है? रेयांश की बात सुन करके रेयांश एक बार उसकी तरफ देखते हैं और फिर एक बार उस गन को और एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, तुम्हें आता भी है गन चलाने? जिया जो कहती है, आपको मजाक लग रहा है? आपको पता है किस घराने से बिलोंग करती हूँ? वहाँ पर बंदूक चलाना बहुत ही मामूली बात है और मैं तो यूपी से हूँ, वहाँ पर तो हर इंसान के पास कट्टा होता है। रेयांश उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, गुंडे खानदान से बिलोंग करती हो तुम? आई डिडंट नो दैट। वैसे अगर इतना ही अच्छे से तुम्हें गन चलाना आता है तो इतना तो पता ही होगा कि गन चलाने के लिए उसके अंदर बुलेट भी होनी चाहिए। जिया जैसे ही रेयांश की बात को समझती है, वो तुरंत ही गन को खोलते हुए उसकी बुलेट को चेक करने लगती है, लेकिन अफसोस उसमें कोई भी बुलेट नहीं थी और खोलने के लिए भी एक अजीब सा सिस्टम बना हुआ था। जिया जो उस गन को ध्यान से देखती है कि तभी रेयांश उसको दूसरी गन दिखाते हुए कहते हैं, खिलौने को अपने हाथ में ले करके खुद को माफिया समझ रही हो तुम? वो नकली गन है। जिया जो रेयांश के हाथ में असली बंदूक देखते हुए कहती है, अब ये। रेयांश की बंदूक को देखने के बाद जिया जो मुंह बनाती है और उस बंदूक को नीचे फेंकते हुए कहती है, एक काम ठीक से नहीं होता मुझसे, बेवकूफ़ हूँ मैं पूरी। रेयांश उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, समझ में तो आया कम से कम तुम्हें। जिया जो कहती है, देखिए मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ और वो अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, आइंदा से कभी भी आपको डराने की भी कोशिश नहीं करूँगी। आप प्लीज़ आप जो करने जा रहे हैं मत करिए। रेयांश अपनी भौवें से कोड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ? जिया जो कहती है, अच्छे से समझ में आ रहा है, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, अपने क्लास की टॉपर थी और दिख रहा है मुझे ये अच्छे खासे कपड़े पहना करके आप मुझे किसी ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ पर लड़कियों का बिजनेस होता है। ऐसे ही करके आपने इतना बड़ा आलीशान घर खड़ा किया है ना। रेयांश जो कहते हैं, ओह, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें सेल करने के लिए ले जा रहा हूँ? जिया जो कहती है, और नहीं तो क्या, यही करते होंगे आप, लड़कियों का बिजनेस। वैसे भी मुंबई में ये सब बहुत कॉमन है, लेकिन प्लीज़ मेरी ज़िंदगी मत बर्बाद करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़। अगर आपको मुझसे काम करवाना है तो आप मुझसे अपने घर का कपड़ा बर्तन सब धुलवा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे मत किसी को बेचिए, मेरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो। रेयांश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिया पर गुस्सा करे या फिर उसकी बातों पर हंसे।
जिया जो आगे अपनी कथा को शुरू ही रखती है, लेकिन तभी रेयांश उसको चुप कराते हुए कहते हैं, नो दैट्स इट, बहुत हो गई तुम्हारी फालतू बकवास। और इतना नेगेटिव सोचती कैसे हो तुम? और इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं पैसे कमाने के लिए ऐसी घटिया हरकत करूंगा। अब चुपचाप से मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। जिया जो अपने हाथ जोड़ते हुए काफ़ी मासूमियत से कहती है, बताइए क्या करना है, मैं करूँगी। रेयांश उसको देखते हुए कहते हैं, ऐसी बात क्या करो तुम मुझसे, अच्छी लगती हो। रेयांश एक बार नीचे गिरे उस गन को देखते हैं और फिर जिया की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी तक तो बहुत माफिया बन रही थी, अभी क्या हो गया अचानक से, ऐसे भीगी बिल्ली क्यों बन गई? जिया जो कहती है, मजाक मत उड़ाइए मेरा, बताइए मुझे क्या करना है। रेयांश कहते हैं, ध्यान से सुनो। वहीं दूसरी तरफ विश्वास त्रिपाठी जो मुंबई के आलीशान होटल में रुके हुए थे और वो अभी अपने रूम से तैयार होकर के बाहर ही निकल रहे थे। कुछ आदमी भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे कि तभी उनके फ़ोन पर उनके बड़े भाई साहब का कॉल आता है, यानी जयशंकर त्रिपाठी का। इस तरफ से फ़ोन रिसीव हो जाता है। दूसरी तरफ जयशंकर त्रिपाठी काफ़ी स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, कुछ पता चला? विश्वास जो कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, कल से हम उसे ढूंढने की कोशिश करें पर उसका कोई भी अता पता। कि तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आप सच में कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं? पता है ना इलेक्शन में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। अगर मेरे बीच उस लड़की का आना हुआ और मैं इलेक्शन में उसकी वजह से नहीं जीता तो समझ जाएगा कि आपसे भी हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। विश्वास जी जो कहते हैं, नहीं नहीं भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं पूरी जान लगा रहा हूँ, बहुत सारे आदमियों को इधर उधर फैला दिया है मैंने, जैसे ही जिया का कुछ भी पता लगता है हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। जयशंकर जो कहते हैं, कहाँ ढूंढने की कोशिश की है आपने? विश्वास जो कहते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, जहाँ हो सकता है वहाँ पर। जयशंकर त्रिपाठी जो कहते हैं, वैसे तो मुझे लगा था कि आप काफ़ी दिमागदार हैं, मुझे तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना टाइम लगाएंगे उसे ढूंढने में। और बस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आपको इतना नहीं समझ में आ रहा कि वो लड़की एक्टिंग करियर को बनाने के लिए मुंबई भागी है? इसका मतलब उसे ऐसी जगह पर ढूंढिए जहाँ पर ऑडिशन हो रहा हो, मूवी बन रही हो। मजाक चल रहा है यहाँ पर। विश्वास जी जो कहते हैं, मैं वहीं खोजने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं अंधेरी ईस्ट में आया हूँ जहाँ पर ऑडिशन वगैरह चल रही है, मैं देखता हूँ भाई सब, जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। वहीं दूसरी तरफ रेयांश का विला आ चुका था जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द अग्निहोत्रीज विला। जिया जो उस घर को देखते हुए कहती है, ये भी आपका घर है? रेयांश कहते हैं, जैसे ही उनकी गाड़ी विला के गेट के सामने आकर खड़ी हुई थी, दो गार्ड जल्दी से दरवाज़ा खोल देते हैं और रेयांश अपनी गाड़ी को अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं। जिया भी अपने कदम को बाहर की तरफ निकालती है और रेयांश के साथ धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। अंदर वासना, प्रार्थना जी, जितेंद्र के साथ 3 लोग और बैठे हुए थे जो रेयांश के लिए अनजान थे, लेकिन वो तीनों लोग रेयांश को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। जैसे ही रेयांश की टक टक की आवाज़ अंदर की तरफ पड़ती है, उन 3 अनजान शख्स के बीच में बैठी एक लड़की जिसका नाम शर्लिन था और वो लंदन से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा जाती है। रेयांश अग्निहोत्री को कौन नहीं जानता था, वो एक काफ़ी मशहूर प्रोडक्शन हाउस के मालिक जो थे। उसने भी रेयांश को टीवी वगैरह पर देखा था और बचपन में वो उन लोग के घर से भी आना जाना रखती थी, लेकिन कुछ सालों से वो लंदन रह रही थी जिसकी वजह से रेयांश से उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। जैसे ही अंदर की तरफ रेयांश आते हैं, प्रार्थना जी भी मुस्कुराते हुए कहती हैं, लो जी, आ गया मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा बच्चा रेया। अभी उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से एक लड़की जो काफ़ी मॉडर्न वॉक करते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो वही सिंप्लिसिटी वाली जिया त्रिपाठी है। उसका ऑरा अचानक से बदल गया था और वो रेयांश के बाजू पे अपना हाथ रखती है और उनके साथ साथ अंदर आने लगती है। जिया जो रेयांश के कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, जिसे देखकर अंदर बैठा हर शख्स एकदम से अपना मुंह खोल लेता है। वहाँ के आए हुए गेस्ट के साथ आसपास के नौकर चाकर भी ये देख कर के हैरान रह गए थे। जो रेयांश लड़की को कभी अपने आसपास भी नहीं घूमने देते थे, वो अचानक किसी लड़की के साथ इस तरह से घर में एंटर हो रहे हैं। शर्लिन की मॉम रुबीना जी जो पूछती हैं, ये रेयांश बेटा के साथ कौन है प्रार्थना जी? प्रार्थना जी तो खुद नहीं जानती थी कि आखिर रेयांश किसको उठा कर ले आए हैं, और वो जल्दी से खड़ी होती हैं और रेयांश के बगल में आकर धीरे से कहती हैं, ये कौन है? रेयांश अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं,
लड़की है मॉम, खूबसूरत लड़की। प्रार्थना जी जो कहती हैं वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने बताया था ना तुम्हें कल कि रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर एंगेजमेंट की बात चल रही है और तुम किसी लड़की को उठा कर लेते आए हो। और वो बात को संभालते हुए कहती हैं अरे ये वो क्या है ना, मेरा बेटे का प्रोडक्शन हाउस है, तो बहुत सारी लड़कियाँ इसके अंडर में काम करती हैं, वो कोई एम्प्लॉय होगी, है ना बेटा? रियांश उनकी बात को क्लियर करते हैं और जिया की कमर को अपने हाथ से पकड़ते हुए काफ़ी करीब लाते हुए कहते हैं नहीं मॉम, ये मेरे एम्प्लॉय नहीं है, हम बहुत क्लोज हैं। अभी जिया उनके ठीक बगल में खड़ी उनके ऑलमोस्ट सटी हुई थी, लेकिन रियांश और ज़्यादा उसको ग्रैब करते हुए अपने करीब खींचते हुए कहते हैं कुछ इस कदर क्लोज। जिया जब अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुकाती है और थोड़ा मुंह दबाते हुए कहती है आप फ़ायदा उठा रहे हैं। रियांश कहते हैं पूरा 5 लाख तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना मिलने वाला है, सबको बिलीव होना चाहिए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। प्रार्थना जी के तो मुंह एकदम से खुले के खुले रह गए थे। वहीं जितेंद्र जी भी अपने बेटे को इस हालत में देख करके काफ़ी परेशान हो गए थे। वासना को भी बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कई बार अपने फ्रेंड्स वगैरह के प्रपोजल्स अपने भाई को ले आकर के दिए थे, मगर हमेशा रियांश का सिर्फ एक ही जवाब होता था आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर अचानक से यूं किसी लड़की में इस कदर इंटरेस्ट आ जाना सबके लिए हैरानी भरी बात थी। शर्लिन जो खड़े होते हुए कहती है आजकल तो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप इज़ जस्ट लाइक सो नॉर्मल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसी बच्ची जैसी लड़की के साथ रियांश शादी करने वाला है। लाइक अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पर शादी तो मुझसे हो सकती है ना। रियांश और जिया को उन लोग के ठीक सामने के रखे काउच पर बैठाते हैं और उसके बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं नो वे, हम दोनों ने तो अपने फ्यूचर की प्लानिंग काफ़ी अच्छे से कर रखी है ना। जिया जो धीरे से कहती है 2 घंटे का फ्यूचर। रियांश अपने हाथ को उसकी कमर पर पिंच करते हुए कहते हैं शट अप। शर्लिन को अभी भी ये बात नहीं पचती और वो मुंह बनाते हुए कहती है पर ये तो बहुत छोटी है, तुम इससे शादी करोगे, इसके सामने तो तुम। कि तभी जिया शर्लिन की बात को कंप्लीट करते हुए कहती है बुढ़े लगते हैं ना। जैसे ही रियांश को जिया ने बुढ़ा बोला था, वहाँ पर बैठे सब लोग का होश दोबारा से उड़ जाता है। किसी भी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि रियांश के बारे में कोई इस तरह से बात करे। इवन उनके मॉम डैड भी रियांश के सामने हमेशा चुप ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनके गुस्से से सब वाकिफ थे। रियांश शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान तो नहीं थे, लेकिन एक बार अगर रियांश को गुस्सा आ गया तो फिर उन्हें काम डाउन करना बहुत मुश्किल होता था। जिया की बात सुन करके एक बार रियांश उसको घूरते हैं और फिर सामने की तरफ देखकर एक फेक स्माइल पास कर देते हैं, जैसे जिया की बातों से उन्हें कोई फर्क ना पड़ा हो। लेकिन प्रार्थना जी अपने बेटे को किसी अनजान लड़की के मुंह से बुढ़ा सुन करके बिल्कुल भी नहीं रह पाती और वो जिया के बगल में बैठते हुए कहती हैं बुढ़ा नहीं है मेरा बेटा, ही इज़ वेरी यंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? जिया जो प्रार्थना जी की तरफ देखती है और फिर कुछ बोल नहीं पाती। प्रार्थना जी की बात सुनते हुए रियांश माहौल को थोड़ा नॉर्मलाइज करते हुए जिया के कमर को ग्रैब करते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हुए धीरे से कहते हैं ज़्यादा बकवास नहीं कर रही हो तुम। और फिर वो सामने की तरफ देखते हुए सबसे कहते हैं एक्चुअली दिस इज़ जस्ट आवर लव लैंग्वेज। ये कभी कभी मुझे टीज कर देती है एंड मैं भी, है ना मेरी प्यारी नागिन। और ये बोल करके उसके गाल को ज़ोर से खींचते हैं। सबको तो ये लग रहा था कि उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार है, लेकिन रियांश के हाथ काफ़ी मजबूती से जिया के गाल को खींच रहे थे, इतना ज़्यादा कि जिया की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। शर्लिन से ये सब और ज़्यादा देखा नहीं जाता। वैसे भी जिया की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसकी खूबसूरती उसे कांटों की तरह चुभ रही थी। अब जिया भी एक काफ़ी बड़े घराने से बिलोंग करती थी और उसके ख़ानदान उसके स्किन और उसके खूबसूरती को लेकर वैसे भी एक्स्ट्रा केयरफुल थे। जिया अपने पूरे स्कूल में सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई लड़का उसके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकता था। सबको पता था कि उसकी फैमिली किस तरह की है। वहीं शर्लिन की मॉम रुबीना जी जो अपनी जगह से खड़ी होती हैं और अपने हस्बैंड को भी खड़ा करते हुए कहती हैं चलिए यहाँ से, हम और ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये किस तरह का मजाक है प्रार्थना जी, आप यहाँ पर हमें सगाई की उम्मीद दे करके बुलाई थी और यहाँ पर तो आपका बेटा किसी और के साथ ही इश्क लड़ा रहा है। प्रार्थना जी इस बात पर कुछ नहीं कह पाती और बस अपने चेहरे को हल्का सा नीचे की तरफ करते हुए कहती हैं हम माफ़ी चाहते हैं आपसे।
रियांश अपनी मॉम को इस तरह से अपॉलॉजी मांगता हुआ देखकर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, किस बात की अपॉलॉजी मांग रही हैं आप? और वैसे भी इन लोगों को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें छुपाने की कोशिश नहीं की, वरना क्या पता चल पाता आप लोगों को। अगर किसी को अपनी लड़की देने के लिए जा रहे हैं तो पहले उस लड़के के बारे में अच्छे से जांच करवा लीजिए। पता चले आपकी बेटी के साथ कोई धोखा करके निकल जाए और आप देखते रह जाएं। रियांश की बातें सुनकर के वो तीनों लोग का मुंह चोखा की तरह बन चुका था और वो लोग अपनी उम्मीद पर पानी फिरता हुआ देखकर तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। वहीं प्रार्थना जी जो वासना और जितेंद्र जी को देखते हुए कहती है, अभी तक मैं इससे इतने बार पूछी कि कोई लड़की है क्या तुम्हारी ज़िंदगी में, कब शादी करोगे, क्या करना है। एक लड़की के बारे में जब भी बात करती थी तो ऐसे मुंह फेर लेता था जैसे इसको ज़रा भी इंटरेस्ट ना हो। और अभी ये फूल जैसी लड़की कहाँ से उठा कर लाए तुमने। रियांश एक बार जिया की तरफ देखते हैं और फिर उसको ऊपर से नीचे तक देखकर एक टीजिंग भरी स्माइल पास करते हुए कहते हैं, कांटा जैसी लड़की ने फूल नजर आ रही है। और वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको इससे मतलब होना चाहिए कि मेरी लाइफ में फाइनली एक लड़की आ चुकी है और प्लीज़ अब मुझे शादी के लिए फोर्स मत करिएगा। प्रार्थना जी जो तुरंत ही जिया के सामने आती हैं और फिर उसको देखते हुए रियांश के सामने उन्हें रोकते हुए कहती हैं, सुनो मेरी बात, अगर ये लड़की तुम्हें पसंद है तो फिर चट मंगनी पट ब्याह करो। वैसे भी मेरे जेठानी वो तो हमारी प्रॉपर्टी के पीछे ही पड़े हुए हैं। मुझे किसी भी हालत में जल्द से जल्द पोता या पोती कुछ भी मिल जाए मुझे चलेगा। जैसे रियांश ये सुनते हैं वो एकदम से अपनी आंखें बड़ी करते हैं और एक बार जिया की तरफ देखते हैं। जिया की तो हालत ही खराब हो गई थी ये बातें सुन करके, और उसके साथ ही वो रियांश के हाथ की भी हालत खराब कर रही थी। उसके लंबे लंबे नेल्स जो लगातार रियांश के नस पे चुभते जा रहे थे। रियांश अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन जिया ने दोनों हाथ से उनके हाथ को पकड़ रखा था और वह स्माइल करके रियांश को देखते हुए कहती है, अभी तो इसके बारे में हमने कुछ नहीं सोचा था ना। रियांश जिया की तरफ देखते हैं और फिर अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मेरा हाथ छोड़ो तुम। जिया जो कहती है, नहीं छोड़ूंगी, आपसे तो पर्सनली निपटना है मुझे। 2 घंटे का कह करके इतना लंबा फ्यूचर। रियांश जो कहते हैं, शट अप। प्रार्थना जी जो कहती हैं, क्या आपस में खुसर फुसर कर रहे हो। देखो मुझे जल्द से जल्द पोता या पोती दिलवा दो किसी भी हालत में, वरना हमारे घर की तो तहस नहस हो जाएंगे। जो भी सपने मैंने देख रखे थे वो डायन। रियांश उनको रोकते हुए कहते हैं, कम ऑन मॉम, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी फैमिली मेम्बर है। रियांश की बात सुन करके प्रार्थना जी जो कहती हैं, ऐसी फैमिली मेम्बर, पूरा घर हड़पने के चक्कर में है वो। और फिर वो जिया को एक उम्मीद भरी निगाहों से देखती हैं और उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा कौन से खानदान से हो तुम, तुम्हारा परिवार कैसा है। देखो मैं तुमसे दहेज नहीं लूँगी लेकिन मुझे एक बढ़िया पोता या पोती, दोनों में से कोई भी चलेगा, बस जल्द से जल्द दे दो बेटा। जिया जो कहती है, हाँ मैं। प्रार्थना जी जो एक बार रियांश की तरफ देखती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम नहीं तो फिर और कौन देगा। जिया जो रियांश की तरफ देखकर हल्का सा पीछे की तरफ होते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है। प्रार्थना जी की बात सुन करके जिया की तो पूरी शरीर एकदम से डमाडोल हो चुकी थी और ऊपर से रियांश पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रियांश जो अपनी मॉम से कहते हैं, आपको जो भी चाहिए जल्द मिल जाएगा, पर अभी आप मुझे फोर्स मत करिए, शाम तक मुझे दुबई के लिए निकलना है, वहाँ से वापस आता हूँ, उसके बाद इस बारे में हम बात करेंगे। और ये बोल करके और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब ना हो जिसकी वजह से वो जिया का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने रूम की तरफ ले जाते हुए कहते हैं, चलो माय स्वीटहार्ट, तुम्हें रूम दिखाता हूँ जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी बिताने वाले। जिया जो अपना मुँह बनाते हुए उन्हीं के साथ पीछे पीछे जाने लगती है। वो जैसे ही रूम के अंदर आए थे वो तुरंत ही जिया के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, तुम पागल हो, जंगली कहीं की, ये क्या कर रखा मेरे हाथ का हाथ। जिया जो कहती है, नीचे ये सब क्या हो रहा है, आपने तो कहा था सिर्फ 2 घंटे के लिए आप मुझे गर्लफ्रेंड बना रहे, 2 घंटे में बच्चा कहाँ से ला कर दूँ मैं। रियांश जो से कहते हैं, मैंने मांगा तुमसे बच्चा। जिया जो कहती है, मैं दूंगी भी नहीं। रियांश अपनी आंखें से गोरते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, डोंट यू थिंक सो कि ये कॉन्वो थोड़ी ऑकवर्ड बन रही है। जिया भी चुप होकर के साइड में रखे काउच पर निराश होकर के बैठ जाती है और फिर कहती है, मतलब आपकी ये डील कैंसिल हो जाएगी, फिर मेरा पैसा और अपार्टमेंट और जो भी वादा किया था वो सब खत्म। रियांश उससे कहते हैं, रियांश अग्निहोत्री अपनी बात का बहुत पक्का है, अगर तुमसे कोई वादा किया है तो उसे पूरा ज़रूर करूँगा। अभी के लिए वैसे भी मुझे दुबई के लिए निकलना है तो मॉम कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जिया जो कहती है, मुझे कुछ करना भी नहीं आपके साथ। कि तभी रियांश को कुछ याद आता है और वो जिया के सामने आकर बैठते हुए कहते हैं,
और तुम मुझे बुढ़ा कैसे बोल रही थी? हाँ, सही तो बोल रही थी। और वैसे भी वो लड़की जो थी वो भी तो यही कह रही थी ना कि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। रेहांशु कहते हैं, तो मैं तुम्हें बुढ़ा नजर आता हूँ? जिया जो कहती है, आपने भी तो मुझे नागिन बोला था, मैं नागिन नजर आती हूँ? रेहांशु कहते हैं, जब इस तरह से बकवास करती तो जहर लगती तो मुझे। जिया अभी आगे कुछ बोलती है कि तभी वासना जो उनके दरवाजे को नॉक करते हुए अंदर आते हुए कहती है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट मॉम नीचे आप दोनों लोग को बुला रही हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है भाभी के बारे में। और ये बोलकर अभी वो जाती है कि जिया खड़े होते हुए कहती है, मेरा नाम जिया त्रिपाठी है, भाभी मत बुलाओ मुझे, वैसे भी आप मुझसे बड़े हो। वासना जो जिया की आवाज़ सुनते हुए कहती है, सो स्वीट, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, पर भाभी लगोगे आप, वैसे भी भाई मुझसे बड़े हैं तो इस वजह से रिलेशन में हम भाभी और ननद हुए ना। जिया जो उसकी बात को सुन करके अभी कुछ जवाब देती उससे पहले ही रेहांश उसके हाथ को दबाते हुए कहते हैं, 2 घंटे के लिए बन जाओ ना भाभी, क्या प्रॉब्लम है? जिया जो रेहांश को घूरती है और फिर कहती है, पता नहीं क्या सवाल करने के लिए बुला रही हैं, कहीं अगर पकड़ा गए तो? रेहांश कहते हैं, कुछ नहीं होगा, मैं चल रहा हूँ उनके साथ में। वहीं मुंबई के ही एक बड़े महल जैसे घर जो कि दिखने में काफ़ी पुराना नजर आ रहा था, उसके अंदर एक आदमी जो सिगरेट की कश लेते हुए कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर हमारे सूत्रों के हिसाब से देखा जाए तो वो लड़की 2 दिन पहले ही आई है और 2 दिन में रेहांश अग्निहोत्री जी की गर्लफ्रेंड बन जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। उनके सामने वही छोटा चेतन खड़ा था जिसको रेहांश ने थप्पड़ मारा था जिया को अपने साथ ले जाने की वजह से। और वो अपने सिर झुकाते हुए कहता है, मालिक मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अग्निहोत्री साहब ने जो थप्पड़ मेरे गालों पर जड़ा था ना, वैसे तो वो कभी इस तरह से बात नहीं करते, लेकिन उस लड़की को हाथ लगाते वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे। इसका मतलब हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। उनके ठीक सामने राजीव ठक्कर बैठा हुआ था जो कि जयशंकर त्रिपाठी का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। वैसे उसका घर यूपी में था, लेकिन वो मुंबई में अपने कुछ इलीगल ड्रग डीलिंग को करने के लिए आता था और फिलहाल तो वो जिया के लिए ही यहाँ पर रुका हुआ था। सीएम की पोस्ट के लिए वो भी खड़ा था और जिया के हाथ आते ही जयशंकर त्रिपाठी की कुर्सी डोल जाती, उसका सिर्फ यही उम्मीद था। लेकिन छोटे चेतन की बात सुनकर के वो काफ़ी निराश हो गया था और वो खड़े होते हुए कहता है, ठीक से पता करो उसके बारे में, आखिर वो लड़की अग्निहोत्री साहब के इतनी करीबी कैसे हो सकती है? और वैसे भी मैंने जितना सुना है रेहांश अग्निहोत्री के बारे में, वो लड़की वगैरह के चक्कर में पड़ना पसंद नहीं करते, तो ज़रूर ये उस लड़की का ही कोई चाल हो सकता है। छोटा चेतन जो कहता है, जी मालिक हम तुरंत जाते हैं, लेकिन ठक्कर जो उसे रोकते हुए कहता है, नो अभी नहीं, थोड़ा रुको, वैसे भी शाम तक दुबई की फ़्लाइट है रेहांश अग्निहोत्री की, एक बार वो निकल जाए तो फिर जिया त्रिपाठी को तो हम अपने चंगुल में फंसा ही लेंगे, चाहे जैसे भी करके। वहीं अग्निहोत्री इस विला में रेहांश के बगल में जिया बैठे हुए हल्का हल्का कांप रही थी, क्योंकि झूठ बोलने में वैसे भी उसकी काफ़ी फटती थी और ऊपर से इतने बड़े लोगों के सामने कहाँ वो एकदम झूठ बोलने से नफरत किया करती थी और अब उसे एक झूठी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। प्रार्थना जी जो जिया के ठीक सामने आकर बैठी हुई थी और वो काफ़ी स्टाइल और स्ट्रिक्ट टोन में पूछती हैं, तुमने अपने खानदान के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, कुछ बताओगी? जिया जो कहती है, मैं जी वो मैं रेहांश जो उसकी तरफ से जवाब देते ही, लेकिन उससे पहले जिया बोल देती है, लखनऊ से हूँ। रेहांश जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, ये अपनी हकीकत क्यों बता रही है? प्रार्थना जी जो आगे पूछती हैं, नाम क्या है तुम्हारा? जिया जो कहती है, जिया त्रिपाठी। प्रार्थना जी जो खानदान का जिक्र करती हैं तो जिया बताती है, जयशंकर त्रिपाठी को जानती हैं, मैं उनकी छोटी। कि तभी रेहांश उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और अपनी मॉम को देखते हुए कहते हैं, आप क्या सीआईडी की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है मॉम? मैटर इज दिस कि वी लव ईच अदर, और जब शादी करनी होगी तब इस बारे में बात करेंगे ना। प्रार्थना जी जो कहती हैं, अंगूठी मैंने पहले से रखी है, लेकिन लड़की तुम कुछ ज़्यादा ही दुबली लेकर आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कपड़े वगैरह बांध करके पहन लेना, बाद में हम फिटिंग करवा देंगे, ठीक है? दुबई जाने से पहले सगाई कर लो बेटा। और वो वासना की तरह देखते हुए कहती हैं, जाओ ज़रा जा कर के मेरे वो लॉकर रखा है ना, उसमें रखी है मैंने अंगूठी, जाकर निकाल कर लाओ बेटा। वासना तुरंत ही प्रार्थना जी के रूम की तरफ चली जाती हैं।
वहीं जितेंद्र जी भी सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हुए कहते हैं, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं? प्रार्थना जी तुरंत ही जितेंद्र जी को अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर इशारा करते हुए कहती हैं, आप तो रहने दीजिए, और मैं कर रही हूँ ना सब कुछ ठीक। वैसे भी मेरा बेटा कितने दिनों बाद, नहीं एक्चुअली ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की का जिक्र कर रहा है और उसे अपने घर पर लेकर आए। पता चले दोबारा से गायब हो जाइए, इससे पहले मैं इन दोनों का रिश्ता करवा देना चाहती हूँ। रियांश कहते हैं, आप जिस हिसाब से धीरे धीरे बात कर रहे हैं मुझे सब सुनाई दे रहा है, और जो भी आप चाहती हैं वो अभी पॉसिबल नहीं है। अभी ये लड़की काफ़ी छोटी है, मैं एंगेजमेंट नहीं कर सकता। अरे छोटी को मारो गोली, प्यार करने वक्त तुम्हें समझ नहीं आया कि इसकी उम्र कितनी कम है तुमसे? जब प्यार कर लिया तो फिर शादी करने में क्या शर्म? आज तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे बार बार प्रार्थना जी के जिद करने से रियाज थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और वो खड़े होते हुए कहते हैं, आप पूछती थी ना कि मैं क्यों किसी लड़की को आपके सामने नहीं लेकर आता और क्यों किसी लड़की के बारे में जिक्र नहीं करता? सिर्फ इसी वजह से दोबारा मुझे इस लड़की को इस घर में लाने का मन करेगा। आप हर वक्त तो जिद पर बैठी रहती हैं, और कितनी प्रॉपर्टी चली जाएगी मामा आपके हाथ से। आप इसकी उम्र देखिए, इसकी हालत देखिए, आपको लगता है ये बच्चे पैदा करने लायक लड़की है? प्रार्थना जी इसका मतलब कुछ और समझते हुए कहती हैं, ये क्या मतलब, बच्चा नहीं पैदा कर सकती है? जिया को ये सारी कॉन्वर्सेशन बहुत ही अजीब लग रही थी, जिसकी वजह से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर ली थी। रियांश अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, मॉम मैं दुबई से आऊँगा, उसके बाद आप जो कहेंगे आई विल डू इट, लेकिन अभी आप मुझे फोर्स मत करिए, दैट्स इट। प्रार्थना जी मुंह बना करके चुप हो जाती हैं। रियांश के बाद उनकी बात का कोई वैसे भी मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि रियांश अपनी बात के पक्के थे। एक बार जो उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया। जैसे ही प्रार्थना जी शांत हुई थी, जितेंद्र जी जो रियांश से कहते हैं, ठीक है बेटा आप जाइए, ने छोड़ा, ये वैसे भी ये यहाँ के माहौल से काफ़ी परेशान हो गई होगी। एक बार जितेंद्र जी की तरफ देखती है और फिर अपने सिर को नीचे कर लेती है। रियांश भी अपनी जगह से खड़े होते हैं और जिया से कहते हैं, चलो चलो तो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट ड्रॉप कर देता हूँ। और ये बोलकर वो भी बाहर जाने वाले होते हैं कि तभी वासना जो जिया के सामने आ करके उसे ज़ोर से हक करते हुए कहती है, भाभी दोबारा ज़रूर आना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। अब आपके पास फ़ोन तो होगा ना, हम कांटेक्ट में रहेंगे। जिया जो वासना की बात सुनते हुए धीरे से कहती है, मैं बाद में दे दूँ कि तभी रियांश कहते हैं, मैं वापस आ करके तुम्हें नंबर दे दूँगा इसका। वासना जो अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, ओके बाय। जिया को रियांश की फैमिली बहुत अलग लगी थी और वो कुछ ऐसी ही फैमिली चाहती थी, जिसकी वजह से वो रियांश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, 1 मिनट देंगे क्या आप मुझे? रियांश कहते हैं, अब क्या करना है तुम्हें? जिया जल्दी से अपनी गाउन को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाती है और जल्दी जल्दी भागते हुए जितेंद्र जी और प्रार्थना जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो सबसे पहले प्रार्थना जी के पैरों को छूती है और उसके बाद जितेंद्र जी के, लेकिन अभी वो जितेंद्र जी के पैरों को टच करती उससे पहले ही वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खड़ा करते हुए कहते हैं, हम बेटियों से पैर नहीं छुआते बेटा, आप तो इस घर की होने वाली लक्ष्मी हैं। आपसे पैर छुआकर हम पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। वहीं प्रार्थना जी भी खड़ी होती हैं और जिया से कहती हैं, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया बेटा, माफ़ कर देना, हो सके तो तुम पहली बार आई और मैं तुमसे इस तरह सवाल करने लगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुमसे, तुम आराम से शादी कर लेना, लेकिन कम से कम 2-3 साल में तो कर ही लेना। वो क्या है ना, बच्चे की बहुत ज़रूरत है और हमारे भी कान तरस गए हैं किलकारियों को सुनते हुए। हमारी फैमिली में थोड़ी कंपटीशन रहती है। बड़ी जेठानी के जो बच्चे हैं ना, उनके 2 बच्चे हो चुके हैं और समझ लो कि वो भी अब बड़े बड़े हो रहे हैं, और फिर ये कंपटीशन कि तभी जितेंद्र जी जो उनका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, अगर आपके कंपटीशन हो गया तो उसे जाने दीजिए। बेचारी कितना नर्वस हो रही है, और बच्चों के बारे में बात मत करिए, क्या कर रही हैं आप? वासना जो जिया का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ बाहर लाते हुए कहती है, भाभी अब और देर तक यहाँ पर रहोगे ना तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा। मॉम है मेरी थोड़ी सी मेलो ड्रामा क्वीन, बट वो बहुत ही फनी है। एक बार आप दोनों लोग की वाइब मैच हो गई ना, उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा इस घर में। वासना जिया जैसे जैसे बाहर की तरफ अपनी कदम बढ़ा रही थी, उसके दिल में एक भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे वो खुद इस घर से बाहर जाना न चाह रही हो। 2 घंटे में उसे इस घर से इतना जुड़ाव महसूस हुआ था जितना कभी उसे अपने घर से नहीं हुआ।
जैसे ही वासना उसे ठीक रियांश की गाड़ी के सामने ले जाकर खड़ा करती है, रियांश उसका हाथ पकड़ते हुए उसे पैसेंजर सीट पर ले आकर के बैठाने लगते हैं। लेकिन जिया, जो बार बार रह करके विंडो की तरफ से उस घर को ही देखे जा रही थी, रियांश की गाड़ी अब विला के बाहर सड़क पर दौड़ने लगी थी। लेकिन जिया का चेहरा अभी भी पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ था। रियांश एक बार उसकी तरफ देखते हैं और फिर अपने हुडी के स्लीव्स को हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए कहते हैं, मॉम की बात को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार की जितनी भी डील थी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, परेशान मत हो। जिया, जो इस वक्त गाड़ी में बैठी हुई थी मगर सिर्फ फिजिकली, मेंटली तो वह कहीं और ही थी। जिस तरह से जितेंद्र जी ने जिया से बात किया था, उसे मन कर रहा था कि वो सब कुछ छोड़ करके उन लोग के साथ ही रहने लगे। जो प्यार वो हमेशा अपने घर वालों से ढूंढती थी, वो उसे 2 पल में ही किसी गैर ने दे दिया था। जिया यही सब सोचते सोचते अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों के आंसू जो कि रह करके उसके गालों पर गिरने लगते हैं। रियांश इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो काफ़ी जल्दी में थे। और अब रियांश का पेंट हाउस आ जाता है। जिया जो उस अपार्टमेंट के अंदर एंटर होती है और देखती है तो ये काफ़ी लग्जूरियस जगह थी। वहाँ का गार्ड जो जल्दी से आकर के रियांश की तरफ का दरवाज़ा खोल देता है। जिया जो भी अपनी जगह से उतरती है उससे पहले ही रियांश अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और जिया अपना हाथ रखते हुए उनके हाथ के सहारे बाहर निकल आती है। वो दोनों लोग लिफ्ट के अंदर पहुंचते हैं। लिफ्ट के शीशे के अंदर दोनों की रिफ्लेक्शन दिख रही थी। लिफ्ट का डोर बंद होता है। रियांश जो 25 नंबर बटन को प्रेस कर देते हैं। रियांश जो काफ़ी कामली अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए जिया से कहते हैं, टॉप फ्लोर तुम्हारा है, पेंट हाउस, वेस्ट फेसिंग टेरेस है, सनसेट क्लियरली दिखेगा। जिया जो एक बार अपनी आंखों को रियांश की तरफ करती है, लेकिन रियांश उसको नहीं देख रहे थे बल्कि वो इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे। जिया जो धीरे से पूछती है, मैं वहाँ अकेली रहूँगी, मतलब दोबारा वो गुंडे लोग अगर आकर। रियांश उससे कहते हैं, तुम्हारे लिए सेफ जगह चाहिए थी, वो एक प्राइवेट जगह है और वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अलर्ट पर रहती है। और फिर अपने फ़ोन को पॉकेट में रखते हैं और जिया की तरफ स्लाइटली घूमते हुए कहते हैं, तुम्हारी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हें वहीं पर मिल जाएंगी। तुम्हारी 5 लाख कैश तुम्हारे लॉकर में रखवा दिया है। उसके साथ ही तुम्हारे सारे नेसेसरी सामान भी तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगे। 4 स्टाफ तुम्हारे साथ रहेंगे और 2 बॉडीगार्ड भी। उनके लिफ्ट जो अब 25th फ्लोर पर आकर रुकती है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। रियांश उसके साथ रूम के बाहर आकर खड़े होते हैं और जैसे ही वो रूम के बाहर आकर खड़े हुए थे दरवाज़ा अपने आप ही अनलॉक हो जाता है। जिया को ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वैसे तो वो भी काफ़ी रईसी में रही हुई थी मगर इतनी टेक्नोलॉजीज़ की उसको आदत नहीं थी। वो एक बार रियांश की तरफ देखती है और फिर इशारों में उनसे पूछ लेती है। रियांश उससे कहते हैं, तुम या मैं, दोनों के लिए यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। दोनों में से कोई भी अगर यहाँ पर पहुँचेगा तो दरवाज़ा अपने आप अनलॉक हो जाएगा और अगर कोई और यहाँ पर आकर खड़ा होता है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सो डोंट वरी अबाउट इट। जिया जो अंदर की तरफ आ जाती है और फिर कहती है, मेरे इस लोकेशन के बारे में आपके अलावा किसी और को भी पता है? रियांश जो कहते हैं, मेरे अलावा तुम्हें पता है और किसे पता होगा? जिया जो कहती है, और अक्षत सर? जिया के मुंह से इतना प्यार से अक्षत नाम सुन करके रियांश को न जाने क्यों हल्की सी तकलीफ हुई थी, लेकिन वो इस बात को ज़्यादा ध्यान न देते हुए जिया का हाथ पकड़ते हैं और एक सरकास्टिक स्माइल भरते हुए उसे अपने ठीक सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। जिया जो अपना हाथ छुड़ाते हुए रियांश से कहती है, आपका हाथ मुझे तकलीफ दे रहा है। रियांश जो कहते हैं, जिस तरह से तुम्हारी ये हरकतें मेरे दोस्त को तकलीफ देने वाली हैं, बिल्कुल वैसे ही। जिया जो कहती है, क्या मतलब आपका? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही कि उन्हें प्रॉब्लम हो और मैं किसी को तकलीफ क्यों दूंगी? रियांश जो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कोई आइडिया नहीं है? तुम्हारे इस प्यारी भोली सूरत के पीछे इतना इंटेलिजेंट दिमाग छुपा हुआ है ना, ये मैं एक बार में समझ सकता हूँ। जिया जो रियांश की बात सुनते हुए कहती है, आप जो भी समझ रहे गलत समझ रहे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। रियांश जो कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? और कैसी लड़की नहीं हो तुम, जो अपने काम के लिए लड़कों को यूज़ करती हैं? वैसी लड़की नहीं हो तुम। जिया जो कहती है, देखिए मेरा हाथ छोड़िए और कहना क्या चाहते हैं आप? रियांश जो कहते हैं, तुम अक्षत को यूज़ कर रही हो। तुम्हें पता है कि वो एक डायरेक्टर है और मूवी डायरेक्टर होने की वजह से वो तुम्हें अपने साथ मूवी में रखे, इसलिए तुम उसे खुश रखना चाहती हो, राइट? जिया की सांसें अचानक से तेज़ रफ्तार पकड़ ली थी, जैसे उसकी कोई सच्चाई बाहर निकल गई हो। रियांश की बात सुन करके वो गिल्ट से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। रियांश उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए रूम के अंदर ले आते हैं और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं, जिससे जिया जाकर के बेड पर एकदम से उछक गई थी।
वो जल्दी से बैठते हुए कहती है, मैं मैं ऐसा नहीं चाहती करना, पर रियांश जो कहते हैं, पर तुम्हारी मजबूरी है, राइट? जिया जो कहती है, हाँ प्लीज़ मुझे जज मत करिए इसके लिए, हाँ मेरी प्रॉब्लम आप समझ नहीं रहे। रियांश जो कहते हैं, और तुम मेरे दोस्त की फीलिंग समझ रहे हो? यू नो व्हाट, वो तो अच्छा हुआ कि अक्षत भी ज़्यादा सीरियस नहीं है लड़कियों को लेकर के, लेकिन ये काम तुम मेरे साथ भी कर सकती थी ना। जिया जो कहती है, आपके साथ? मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूँगी, और मुझे आपसे क्या लेना देना? रियान जो कहते हैं, एग्जैक्टली दिस इज़ द पॉइंट, तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझसे लेना देना होता तो मुझे भी फंसाने की कोशिश करती है ना। जिया जो कहती है, नहीं मैं ऐसा। कि तभी रियान जो कहते हैं, बहुत हो गया तुम्हारे झूठ का नाटक, और अब ये जो तुम्हारे दिमाग में शैतान लोमड़ी छुपी हुई है ना, उसे बाहर निकाल कर ले आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी शातिर हो। जिया जो तुरंत ही बेड से खड़ी होती है और तेज कदमों से उनके ठीक सामने आकर खड़े होते हुए उनके सीने पर पॉइंट करते हुए कहती है, वेरी गुड, अच्छा जज किया आपने मुझे, और एक्चुअल में मुझे दुनिया सिर्फ जज करना ही जानती है। एक बार मेरी सिचुएशन के बारे में देखा आपने? मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बाहर वाले दुश्मन भी मेरी जान के पीछे पड़े हैं, सब के सब बस मुझे मारना चाहते हैं। पता नहीं मारना भी चाहते हैं या फिर और कितना बुरा कर सकते हैं वो लोग मेरे साथ। मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं घर पहुंची तो वो लोग मुझे पूरे समाज के सामने जिंदा जला देंगे। इस सिचुएशन में मैं किसी से मोहब्बत करूं? ऑब्वियसली मैं अपना फ़ायदा देखूंगी ना, मुझे जल्द से जल्द मूवी चाहिए। और सही कहा आपने, खुश रखना चाहती हूँ मैं अक्षत सर को, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि मुझे उनसे काम है, बल्कि इस वजह से क्योंकि उन्होंने वाकई में मेरी बहुत मदद की है। और कल रात में उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने उनके फ्रेंड के साथ बदतमीजी नहीं की और उसके हाथों फालतू हरकतों को ज़्यादा नोट नहीं करवाया, वरना मैं भी उसे थप्पड़ मार सकती थी। रियांश कहते हैं, अच्छा निकल गई ना तुम्हारे मुंह से सच्चाई। वेल मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, पर उससे दूर रहो तुम। जिया जो अपनी आंखों को छोटा करते हुए रियांश को अपनी गर्दन हल्का सा टिल्ट करके देखते हुए पूछती है, आपको इन सब से क्या लेना देना? वो अगर मुझ पर लट्टू हो रहे हैं या फिर मैं उन्हें पसंद कर रही हूँ तो? कि तभी रियांश उसकी गर्दन पर अपने हाथ को जोर से दबाते हैं और पीछे दीवार पर उसे टिकाते हुए कहते हैं, मेरे दोस्त के करीब आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जितना हो सके उतना दूर रहो उससे, इसमें उसका भी फ़ायदा और तुम्हारा भी। जिया जो कहती है, मेरा गला छोड़िए। रियांश कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुम और मैं दोबारा से स्ट्रेंजर बन चुके हैं, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ अपना ख्याल रखना और जब भी बाहर निकलना बॉडीगार्ड्स के साथ ही निकलना। जिया जो रियांश की बात को समझ नहीं पाती, एक तरफ रियांश कहते हैं कि वो उससे ज़रा भी मतलब नहीं रखना चाहते, दूसरी तरफ ही वो उसको हिदायत दे रहे थे कि उसे अपने साथ बॉडीगार्ड्स को रखना चाहिए। रियांश के हाथ को वो अपनी गर्दन से छुड़ाते हुए पूछती है, आपको जब कोई मुझसे लेना देना नहीं है तो फिर ये सब क्यों बोल रहे हैं आप? रियांश कहते हैं, क्योंकि अगर मेरी मॉम ने अगली बार मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा तो तुम्हें दिखाने के लिए तुम जिंदा तो होनी चाहिए ना। जिया जो कहती है, ये तो बस एक बार की डीलिंग थी और आपने बोला था कि एक बार ये सब करने के बाद सब खत्म हो जाएगा। रियांश कहते हैं, हो सकता है ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसके लिए मैं दोबारा तुम्हें चार्ज कर दूंगा, यानी तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जिसकी तुम भूखी हो। जिया जो रियांश के सीने पर जोर से मारते हुए कहती है, आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते, और अगर किसी के हालात को ना समझ पाए ना इंसान तो उसे जज नहीं करना चाहिए। हो गया आपका काम, दे दी मुझे हिदायत और सुना लिया अपने दिल की भड़ास, तो जा सकते हैं आप यहाँ से। रियांश भी एक बार उसे देखते हैं और फिर बिना किसी इंटरेस्ट के वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और अब क्या होगा जिया का, क्या ठक्कर पकड़ लेगा जिया को या फिर उससे पहले विश्वास की मुलाकात हो जाएगी जिया से। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और कितनी प्रॉब्लम्स को भी झेलना बाकी है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और सुनते हैं माफिया स्ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।